तो नमस्ते मेरे तमाम ट्रू क्राइम और हॉरर फैंस। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं ना, जिससे पूरे सोवियत यूनियन का दिल सहम गया था। 1959 में 10 लोग उस वक्त के सोवियत यूनियन के नॉर्थन रूरल एरिया के सरुटलॉक्स ओस्टबाल्ट के करीब एक स्कीइंग एक्सपीडिशन पे निकलते हैं। उन 10 लोगों को लीड कर रहे होते हैं 23 साल के रेडियो इंजीनियर इगोर डिएटलाव, और बाकी के लोग उन्हीं के क्लासमेट या फिर सीनियर लोग होते हैं। वो लोग ये एक्सपीडिशन उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंडर 21st कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के लिए कर रहे होते हैं। तो 23 जनवरी 1959 था वो दिन जिस दिन इस अनफॉर्चुनेट स्कीइंग एक्सपीडिशन की शुरुआत हुई थी। डिएटलाव ग्रुप को जैसे ही उनकी रूट बुक यानी उनके जाने आने का रास्ता, उनकी एक्सपीडिशन की लोकेशन और मैप मिला, वैसे ही वो लोग एक्सपीडिशन पर निकल गए। तो ग्रुप में इगोर डिएटलाव को मिलाकर 10 लोग और थे, मगर एक्सपीडिशन के 5वें ही दिन या फिर 5 दिन बाद ही एक मेंबर को हेल्थ इश्यूज़ होने लगे, और उन हेल्थ इश्यूज़ के कारण ही वो एक्सपीडिशन वही छोड़कर चला गया। और 28 दिसंबर को वो एक ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ निकल जाता है, और बाकी बचे हुए 9 लोग अपने रूट बुक के हिसाब से एक्सपीडिशन जारी रखते हैं। 31 जनवरी को वो लोग एक पहाड़ी इलाके के सामने आते हैं और इस माउंटेन टेरेन को क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन यानी 1 फरवरी को वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उनके सामने के पास यानी कि खाई को क्रॉस करेंगे, और खाई को क्रॉस करने के बाद शाम में वही अपना कैंप करेंगे। मगर उस खाई को क्रॉस करने के बाद वो लोग रास्ता भटक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो लोग जहाँ हैं वही उसी रात कैंपिंग करेंगे, और वो कैंप करते हैं पहाड़ी के स्लोप पे। इसे याद रखना दोस्तों, क्योंकि ये कहानी में इम्पॉर्टेंट है। और उनकी कैंपिंग की जगह से 1.5 किलोमीटर के पर ही एक फॉरेस्ट होता है जहाँ वो कैंप करना चाहते थे, मगर रास्ता भटकने के कारण वो वहाँ कैंपिंग नहीं कर पाते। और इसी 1 फरवरी की रात ऐसा क्या होता है कि ये 9 के 9 लोग बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में चल बसे मिलते हैं। इगोर डिएटलाव ने अपने कॉलेज के सीनियर से कहा था कि वो जब वज़ई तक अपनी एक्सपीडिशन कंप्लीट करेगा तब वो कॉलेज के स्पोर्ट्स क्लब को एक टेलीग्राम भेजेगा। वो मोस्टली ये काम 12 फरवरी तक करने वाला था, मगर फिर भी इगोर ने स्पोर्ट्स क्लब से कहा था कि टेलीग्राम आने के कुछ दिन लेट हो सकता है, क्योंकि 12 फरवरी तक वज़ई तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। 12 फरवरी के बाद भी जब टेलीग्राम नहीं आया तब स्पोर्ट्स क्लब ने सोचा कि ये लोग थोड़ा लेट हो गए होंगे। मगर जब 6-7 दिन बीत गए तब उन्होंने सोचा कि टेलीग्राम अभी भी नहीं आया, शायद कुछ गड़बड़ी तो नहीं। तब कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक सर्च टीम बनाई जो एक्सपीडिशन टीम के मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जब इस लोकलाइज्ड सर्च पार्टी को भी कुछ नहीं मिला तब पुलिस को और बाद में मिलिट्री को भी इस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करना पड़ा। 26 फरवरी को इन सर्च ग्रुप्स को एक पहाड़ी के नीचे एक्सपीडिशन टीम की कैंप साइट और टेंट बहुत ही बुरी कंडीशन में मिला। टेंट फटा हुआ था और एक्सपीडिशन टीम के सारे बिलोंगिंग्स और सारी चीज़ें कैंप साइट पर ही थी, मगर टीम के मेंबर्स का नामो निशान नहीं था। कैंपिंग साइट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में उन्हें एक पाइन ट्री के नीचे लगाई हुई आग के अवशेष मिले, और उसी आग के पास उन्हें एक्सपीडिशन टीम के 2 मेंबर्स की बॉडी मिली। उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स के अलावा और कुछ भी नहीं पहना था। बाद में इसी 1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर उन्हें और 3 बॉडीज़ भी मिली, और शायद से ये लोग अपनी कैंप साइट पे वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। इन मिली हुई 5 बॉडीज़ से ये तो क्लियर था कि ये पाँचों के पाँचों लोग हाइपोथर्मिया यानी ठंड के कारण मरे हैं, मगर इनकी कैंप साइट छोड़ने का रीज़न अभी तक पता नहीं चला था। ये स्टोरी अभी तक तो सुनने में सिंपल लगती है, मगर जब बचे हुए एक्सपीडिशन टीम मेंबर्स की बॉडी मिली तो इस इंसिडेंट ने बहुत ही मिस्टीरियस टर्न ले लिया।
बचे हुए 4 मेंबर्स की बॉडी ढूंढने में 2 महीने और लग गए और उन 4 में से एक बंदा तो नॉर्मल हाइपोथर्मिया से ही चल बसा था, मगर बचे हुए 3 लोगों की मौत बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में हुई थी। उनमें के एक आदमी का स्कल फ्रैक्चर हुआ था और बाकी लोगों के चेस्ट में इंजरीज हुई थी, मगर इन तीनों की डेथ इंजरीज से होना बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस था, क्योंकि उस एरिया में ना तो जानवर थे, ना ही किसी आदमी या फिर क्रिमिनल्स का होना संभव था, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर सब ज़ीरो था और साथ ही साथ में इनकी इंजरीज भी बहुत ही अजीब थी। एक आदमी की आँख गायब थी, दूसरे की जीभ गायब थी, एक बंदे के प्रिसाइसली आईब्रोज के बाल गायब थे और साथ ही साथ में इन लोगों के क्लोथ्स पे रेडिएशन था। ये चीज़ देख के सभी लोग पूरी की पूरी रशिया हैरान थी कि ऐसा हो कैसे सकता है। ऐसी मिस्टीरियस डेथ का रीज़न क्या दिया जाता था ये किसी को नहीं पता, और ये मिस्टीरियस डेथ किस वजह से हुई थी ये भी किसी को भी नहीं पता। और इन 3 लोगों के डेथ्स के बारे में रूमर्स फैलना चालू हो गए। लोगों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाना शुरू कर दिया था। कुछ कहने लगे थे कि ये इंसिडेंट एलियंस के कारण हुआ है, एलियंस का या फिर यूएफओस का इसमें हाथ है। कुछ लोगों ने कहा था कि किसी पागल सीरियल किलर ने ये किया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि इस चीज़ को एक पैरानॉर्मल एंगल है और इसे पैरानॉर्मल एंगल देने की कोशिश भी की, मगर इन सब थ्योरीज़ को हम हवा नहीं देते हुए जो थ्योरीज सेंस बनाती है उन थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ज़्यादा थ्योरीज सेंस नहीं बनाती, मगर एटलीस्ट जो छोटी मोटी थ्योरीज भी सेंस बनाती है ना, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। द एवलांच थ्योरी तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो थ्योरी कहती है कि कैंप साइट माउंटेन के नीचे स्लोप पे बनी हुई थी, इसीलिए एवलांच होने के लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन बनाती है, और अचानक एवलांच होने के कारण एक्सपीडिशन टीम मेंबर्स बिना कुछ सामान लिए ही कैंप साइट से दूर भाग गए और कुछ लोग हाइपोथर्मिया से मर गए, और उनके मरने के बाद बाकी ज़िंदा बचे हुए लोगों ने उनके कपड़े ले लिए और खुद पहन लिए ठंड से बचने के लिए और सरवाइव करने की कोशिश करने के लिए, मगर ठंड के कारण वो बच नहीं पाए। मगर इस थ्योरी में एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। वो फ्लॉ ऐसा है कि आखिर में मिली हुई 3 बॉडीज़ के ऊपर हुई इंजरीज़ को ये थ्योरी ज़रा भी एक्सप्लेन नहीं करती। कैटाबैटिक विंड थ्योरी। कैटाबैटिक विंड एक बहुत ही रेयर इवेंट है जिसमें विंड्स बहुत ही वायलेंटली फ्लो करती है। ऐसे विंड्स में टेंट का बचना इम्पॉसिबल होता है और टीम को इस वजह से टेंट छोड़ना पड़ा होगा, और इसी कारण टेंट्स में बची हुई उनकी बिलोंगिंग्स एक्सप्लेन हो जाती है। मगर फिर भी आखिर में बचे हुए 3 लोगों की इंजरीज ये थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं करती। इंफ्रासाउंड हाइपोथेसिस थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से कभी कभी जब विंड ब्लो करती है, जब विंड वायलेंटली ब्लो करती है, तब इंफ्रासाउंड क्रिएट करती है और इससे एक्सपीडिशन टीम मेंबर्स को पैनिक अटैक हो सकता था, और साथ ही साथ में वो इसके कारण पागलों की तरह बिहेव कर सकते थे। मगर बचे हुए लोगों ने हाइपोथर्मिया से मरे हुए लोगों से कपड़े चुराना, खुद पहनना और बाद में पाइन ट्री के पास जाके कैंप फायर बनाना, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है कि सारे के सारे लोग पैनिक अटैक में नहीं थे, पागलों जैसा नहीं बिहेव कर रहे थे, और साथ ही साथ में वो सेन थे। तो ये भी थ्योरी ज़्यादा सेंस नहीं बनाती। मिलिट्री टेस्ट थ्योरी। सोवियत रशिया में अननोन एरिया में मिलिट्री टेस्ट होना नया नहीं था, और साथ ही साथ मिली हुई इंज्योर्ड डेड बॉडीज़ के ऊपर रेडियो एक्टिविटी के सुराग भी थे। तो किसी अननोन वेपन की टेस्टिंग में ये एक्सपीडिशन टीम फंस गई होगी, और इसी कारण से वो पैनिक कर गए होंगे और बाहर भाग गए होंगे उनकी बिलोंगिंग्स अंदर छोड़ के। इस वेपन टेस्टिंग के कारण ही मेरे हिसाब से उन 3 लोगों को इंजरीज़ हो गई होंगी। मगर ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती उन मरे हुए 5 लोगों को जो नॉर्मली हाइपोथर्मिया से मरे थे। ये थ्योरी उसे एक्सप्लेन ज़रा भी नहीं करती। और साथ ही साथ में ना भाई, जिनकी बॉडीज़ जिस एरिया में मिली थी वो एक 1.5 किलोमीटर का सर्कल था, 1.5 किलोमीटर के रेडियस का सर्कल, यानी कि उसका डायमीटर ही करीब करीब 3 किलोमीटर था। और भाई ऐसे एरिया में, इतने बड़े एरिया में किसी भी वेपन की टेस्टिंग होना मुश्किल था। तो मेरे हिसाब से यही सारी थ्योरीज़ है। मैं भूत या फिर किसी एलियन इन थ्योरीज़ में ज़्यादा हवा नहीं देना चाहता।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो आखिर में 1 फरवरी की रात क्या हुआ था ये किसी को भी नहीं पता, मगर जो भी हुआ था वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बुरा था और होना नहीं चाहिए था। उस दिन हमने 9 बहुत ही ज़्यादा हिम्मती और अच्छे स्टूडेंट्स गंवाए, अच्छे रिसर्चर्स होने वाले साइंटिस्ट गंवाए। हम आखिर में बस इतना ही कह सकते हैं कि मरे हुए लोगों की आत्मा को शांति मिले। और बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।